गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 अगस्त है तो डीएनए में डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक शामिल है जो यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, आरएएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ जैसे पीसीएस जो आप लोग दे रहे हैं उसके लिए करेंट एस्पेक्ट क्या क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का डिस्कशन टॉपिक कौन है जो हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज का डिस्कशन टॉपिक है यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत का शांति पहल लगातार जारी है, जो मैं लगातार 2-3 दिनों से आप लोगों को इससे अवगत करा रहा हूँ। चंद्रयान 4 2027 तक प्रक्षेपण इसका संभव है, तो कुछ न्यूज आया है तो इसे हम लोग देखेंगे। राज्यसभा में नए सदस्यों का चयन हुआ है तो उसके सभी एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे पीटी और मेंस के संदर्भ में। राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएँ क्या होती है, राज्यसभा सदस्यों का चयन प्रक्रिया क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नोटा का प्रयोग आपको राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान स्टेटस देखेंगे। राज्यसभा में नहीं होता है गुप्त मतदान, तो क्या होता है मतदान, किस प्रक्रिया के तहत मतदान कराया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा एक समान परिचय अर्थात राज्यसभा का संगठन के संदर्भ में हम देखते चलेंगे। तो इसका करंट और कोर पार्ट दोनों हम कवर करेंगे आज के न्यूज एनालिसिस में। फिर जैसा निर्विरोध चुने गए आईसीसी चेयरमैन, तो कौन कौन से इससे पहले भारत के जो बीसीसीआई अध्यक्ष थे जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तो इस पर एक नज़र देखेंगे, पीटी एस्पेक्ट समझने का प्रयास करेंगे। दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ रिश्तों पर भारत का नया फोकस है बिंदु अपनाया गया है, तो वो क्या है, उसके नए आयाम क्या निकाले जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर एक टर्मिनोलॉजी आया है चर्चा में, क्या है ई साक्ष्य, तो इसके संदर्भ में हम कुछ पीटी एस्पेक्ट समझने का प्रयास करेंगे। फिर स्क्रैप नीति के तहत जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें नए वाहनों पर 3% की छूट दी जाएगी, तो स्क्रैप सर्टिफिकेट क्या है, उसके स्क्रैप नीति क्या है, या प्रदूषणों को बचाने के लिए वाहन नीति कौन कौन से लाए गए हैं, जो हम जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे वायु प्रदूषण में बच्चों की मौत का खतरा 120% बढ़ा है, तो एक रिपोर्ट में ये बातें की गई है। तो हम साथ ही देखेंगे क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर उसके वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली अर्थात द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर एंड फोरकास्टिंग एंड रिसर्च अर्थात सफर के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जन धन जो योजना है वो हर वयस्क के लिए खोला जाएगा खाता, तो इसके एस्पेक्ट क्या होंगे, वित्तीय समावेशन निधि क्या इससे बदलाव आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हैजा के लिए भारत बायोटेक बनाएगी ओरल वैक्सीन, तो यह क्या है वैक्सीन, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, भारतीय नीति क्या प्रभावित हो सकती है, इस सब सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के संपादकीय हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता का समान समय आ गया है, तो हम पंथ निरपेक्ष नागरिकता को देखते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह बने रहिएगा आप लोग अंतिम समय तक। लगातार हम न्यूज़ों को कवर कर रहे हैं जो आपके लिए पीटी मेंस इंटरव्यू एस्पेक्ट को कवर करता है, तो सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा हमारा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभियुक्ति या इस नए लोगों के साथ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जहां जहां यह दिख रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए। फिर हमारा बारकोड स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस बारकोड से आप क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप गूगल स्कैनर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करके आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं www.yuktias.in पर। इस बार कोड को स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर युक्तियास लिखिएगा, हमें वहाँ पाइएगा। अब है कि वहाँ पर MCQ लगातार कराया जा रहा है, 50+ MCQ आपको 2 शिफ्ट में, एक 8 आपको, एक 10 आपको AM में और एक 8 PM में कराया जाता है, जिसके लिए पहले से निर्धारित टॉपिक दिए रहते हैं, तो आप लगातार इसमें शामिल हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ों को कवर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन समय के साथ आपको उपलब्ध हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नया इनिशिएटिव लिया गया है युक्तियास की तरफ से, डू यू नो, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। डेली जो बर्निंग टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं, कुछ शॉर्ट नोट देते हैं जो इस पर आपकी न्यूनतम जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसी तरह का यह शॉर्ट आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, युक्तियास के फेसबुक हैंडल पर, इंस्टाग्राम
टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, सभी जगह उपलब्ध कराया था। आप जहाँ जहाँ हो आप वहाँ से इसे वॉच करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला जाता है, तो आप लगातार इसे वॉच कीजिएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक का एक शॉर्ट डू यू नो एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। यह हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, तो आप दोनों को देखिएगा, समझिएगा। ऐसा नहीं कि केवल आप चीज़ों को कवर करना है संकुचित मानसिकता से। हर चीज़ को आप देखते चलिए। ये खाते पीते आप कहीं चलते हुए इसे देख के ये 2 मिनट में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, मोदी ने बाइडेन के बाद पुतिन से की बात। जैसे पोलैंड की यात्रा, यूक्रेन की यात्रा, उससे पहले रसिया की यात्रा, भारत रूस की यात्रा कर चुका था। तो लगातार 8 जुलाई, 23 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त के घटनाक्रम को हम देखें तो कुल जो आपको ये बनाया जा रहा आवरण, उसके पीछे देखिए शांति वार्ता की बात हो रही है। और यह शांति वार्ता के संदर्भ में जब भारतीय नीतियाँ सामने आई हैं जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम या सह अस्तित्व या ये सब कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, जो लगातार मैं पिछले 3-4 दिन से बात कर रहा हूँ। यही मूल तंत्र बनेगा इस वार्ता का। ये ऐसा नहीं कि इस वार्ता में, शांति वार्ता में कुछ ऐसे समझौते होंगे जो दोनों राष्ट्रों अर्थात यूक्रेन और रसिया, रूस के दोनों के संदर्भ में उसकी क्षेत्रीय अखंडता या तो उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। हम जब भी भारत इसके लिए शांति वार्ता या पहल कर रहा है, उसके लिए जब अंतिम समाधान ढूंढा जाएगा तो देखिए न्यूनतम क्षति को लाया जाएगा। देखिए न्यूनतम क्षति का कॉन्सेप्ट भारत लेकर आएगा, जिससे दोनों देश सहमत हो और विश्व को एक शांति समृद्ध वाला स्थिति लाया जा सके। इसके लिए जो प्रयास किया गया है, तो बाइडेन जी के द्वारा अपने एक्स हैंडल पोस्ट पर किया गया भारत के द्वारा प्रयास, यही सब न्यूज़ चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया शांति के लिए पहल करने के नेता के रूप में देख रही है। वर्तमान में मोदी रूस के दौरे, यूक्रेन की यात्रा के दौरान ये सब बातें कर चुके हैं, जिस पर हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं। अब यह लगातार, जो मैं भी कुछ दिन पहले से कह रहा हूँ कि वार्ताएं राउंड टेबल के माध्यम से ही बैठकर आप समाधान ढूंढ सकते हैं। नहीं तो युद्ध में क्या होगा ना, युद्ध में केवल आप हथियारों का प्रदर्शन करेंगे, वहाँ लोगों का जान जाएगा, लोगों का क्षति होगा, संसाधनों का क्षति होगा। इससे विश्व पर दबाव पड़ेगा, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं जिसमें खून खराबा अधिक होता है, जैसे मुद्दे भी साथ में चलते बनेंगे। अन्य देश भी इससे प्रभावित होकर अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्रीय अखंडता के लिए लगातार आपको युद्ध पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें अभी हमास और यूक्रेन का भी मामला आप देख सकते हैं। उसके बाद अन्य मामला भी, बांग्लादेश का मुद्दा भी उभर कर सामने आया था, जहां पर आपको बेस बनाने के बाद ऐसी स्थितियां हुई कि वहां पर गृह युद्ध तक स्थिति आ गया। तो इस तरीके से जो ज्वलंत मुद्दों को जन्म दे देगा, तो यह कहीं ना कहीं समस्याओं को क्रिएट करेगा। इसलिए वर्तमान समय में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे को जल्द से जल्द शांत किया जाए, और उसके लिए हम व्यापक समझौते, व्यापक सहमति या व्यापक आधार कूटनीतिक चालें चल सकते हैं। तो यही सब बातें चल रही है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। देखिए, इसरो ने तैयार किया चंद्रयान 4 का डिज़ाइन, 2027 तक प्रक्षेपण का संभव है। तो यह ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त को क्या था, चंद्रयान 3 का उसका 1 सालगिरह मनाया गया था, लैंडिंग जो किया गया था। आपको ध्यान रखिएगा, यह जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कल भी चर्चा किया था कि भारत विश्व के अंतरिक्ष पटल पर एक नए खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। तो देखिए, चंद्रयान 4 जब सफल होगा, यहाँ पर इसकी चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस यान में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। लैंडर जो यह बातें की जा रही है इस चंद्रयान 4 में, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, वहाँ से मिट्टी को लाना, मृदा को लाना, वहाँ से कुछ साक्ष्य को भारत के भूमि पर लाना। तो इस तरीके से हम और भी इनोवेशन कर पाएंगे, और भी उसकी खोज कर पाएंगे, चंद्रमा के सतहों का अध्ययन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें की जाएगी। अब है कि कुछ चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आपको कब कब लॉन्च किया गया, इसके प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है, एक शॉर्ट नोट आप लोग लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रमुख उपलब्धियां
ज़्यादा डीपली नहीं, प्रमुख उपलब्धियां 4-4, 5-5 पॉइंट में आप लोग इसे कवर करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसकी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है और इस पर मैंने चर्चा भी आप लोग को नोट्स दे रखा है, तो जाके पहले का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। बस आपका न्यूज अभी है कि चंद्रयान 4 2027 तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो आपको यहाँ से पीटी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 4 का लॉन्चिंग कब निर्धारित किया गया है, तो 2027। चलिए आगे हम बात करेंगे। राज्यसभा में राजग ने पहली बार राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है वो पहली बार क्या किया, छुआ है बहुमत का आंकड़ा। तो देखिए 237 आपको सदस्यों के यहाँ दे रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। वर्तमान में 238 सदस्य होते हैं पर अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य, 237। एक सदस्यों का चयन अभी खाली है, जिसका ध्यान रखिए। उसी के आधार पर वर्तमान सदस्यों की बात की, जहां पर हम जम्मू कश्मीर का मामला देख सकते हैं, जहां पर 38 होना चाहिए था, वो सीट अभी खाली है। तो 237 पर ही वर्तमान का चयन बात हो रही, जिसमें 112 सदस्य क्या हो रहे हैं, 12 सदस्य आपको बीजेपी समर्थित सरकार की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अहम विधेयकों राज्यसभा पारित होने दूसरी पार्टियां भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन क्या पहली बार सदन में बहुमत हासिल किया, राज्यसभा के बहुमत पर। वहाँ उसके 112 सदस्य हो गए। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सीट संख्या याद रखनी है, यहाँ से पीटी प्रश्न पहुँच सकता है। अच्छा मनोनीत सदस्यों के और एक निर्दलीय सदस्यों के समर्थन के साथ यह आंकड़ा 119 तक पहुँच गया। तो इस तरीके से देखते हैं भारत में भाजपा के 9 उम्मीदवारों के निर्विरोध चयन के साथ उस सदन में अब पार्टी की संख्या कितनी है, 96। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता है, बीजेपी में कितनी सदस्य संख्या, 96 है। उसके राष्ट्रीय जो राजग है उसमें कितनी, 112 है। इसके कुल कितने हैं, तो 119 है। तो ये सीट याद रखना वर्तमान में, इनके समर्थन की बात हुई। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस आंकड़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें किनका किनका चयन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा भाजपा के ममता मोहंता, रणनीत सिंह बिट्टू, किरण चौधरी, मनन कुमार मिश्रा, जॉर्ज कुर्नियन, मिशन रंजन दास, रामेश्वर तेली, धैर्य कुमार पाटिल और राजीव भट्टाचार्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए। वहीं बिहार के राजद के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और महाराष्ट्र के एनसीपी के नितिन पाटिल भी आपको निर्विरोध चुने गए। तो आपको ध्यान रखिएगा बिहार से कौन कौन गए, ये आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है ना। अब तेलंगाना के एक सीट से कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी भी निर्विरोध चुने गए। तो कौन कौन निर्विरोध चुने गए, अर्थात निर्विरोध कहने का मतलब कि जिस सीट पर इनको खड़ा किया गया था उस सीट पर इसके अलावा कोई नहीं था। मान लीजिए भाजपा ने खड़ा किया अपना प्रत्याशी, तो उनके अन्य का कोई सीट खाली वहाँ पर प्रत्याशी नहीं खड़ा था अन्य पार्टी का। वैसे ही कांग्रेस ने जहाँ खड़ा किया तो वहाँ पर भाजपा का नहीं था। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम बात करेंगे कुछ चीज़ों को। राज्यसभा में सदस्यों की अर्हताएँ क्या होती है जिसके आधार पर चयन होता है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, किसी भी लाभ का पद पर ना हो। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा लाभ के पद का वर्णन कहाँ किया गया है। मैंने इस पर आपको विस्तृत नोट्स पहले भी दे रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है कि लाभ का पद क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में मामले गए हैं, किस किस आर्टिकल के तहत इसे लाभ के पद के संदर्भ में उनकी अयोग्यता को घोषित किया जाता है। सभी तथ्यों की बात मैं पहले कर रखा। विकृत मानसिकता का ना हो, अर्थात कहने का मतलब सर्टिफाइड आपको विकृत मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिसे आपको कोर्ट न्यायालय के द्वारा हॉस्पिटल के बोर्ड के द्वारा या तो न्यायालय के द्वारा उसे सिद्ध न कर दिया गया। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे धारण करे, अर्थात संसद निर्धारित अगर कोई करती है, नियम कानून अर्हताएं निर्धारित करती है, इसके अतिरिक्त भी, तो आप उसको भी लागू आपको धारण करना होगा। यही मुख्य सदस्यों का अर्हताएं होते हैं जिसके आधार पर वो एक उम्मीदवार के तौर पर उनका आपको चयन करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चयन की प्रक्रिया कैसे होती है राज्यसभा में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे जानिएगा। राज्यसभा में जो राज्य विधान सभाओं में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं राज्यसभा चुनाव में मतदान करते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं कहाँ, राज्यों के विधानसभाओं में। अब ध्यान रखिएगा राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष पर 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब राज्यसभा जो है उसमें 6 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन होता है और इन जो राज्यसभा में सदस्य जो
जिनका कार्यकाल पूरा होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर आपको क्या होता है, इनका पुनर्निर्वाचन होता है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अस्थाई सदस्य जो होंगे, अस्थाई राज्यसभा के एक अस्थाई सदस्य संस्था के तौर पर काम करती है, इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कितने सदस्य, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, नए लोगों का चयन होगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं यह राज्यसभा किस रूप से भूमिका अदा करती है। इसके इस्तीफे से भी हो सकता है, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न हो सकता है, रिक्तियों के उपचुनावों के माध्यम से भरे जाएंगे, अर्थात उपचुनाव कराए जाते हैं। इसके पश्चात चुने गए लोग पूर्ववर्ती शेष कार्यकाल के लिए पूरा करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे लोकसभा में अगर निर्वाचन होगा ना, लोकसभा में निर्वाचन, तो जितना मान लीजिए आपको निर्वाचन होता है तो पूरा कार्यकाल के लिए होता है, अर्थात संसद का पटल जब तक काम कर रहा है तब तक के लिए होगा। अन्यथा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शेष कार्यकाल के लिए होता है, ऐसा नहीं कि पूरा कार्यकाल के लिए उनका होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की अर्हता अनिवार्य, सहमति अनिवार्य है, अर्थात उनके लिस्ट में 10 लोगों का समर्थन होना चाहिए, तभी उनका निर्वाचन के लिए दाखिला कर सकते हैं, नामांकन दाखिल कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभाओं, निर्वाचित सदस्यों और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत होता है। यह मैं लगातार चर्चा किया हूँ इस पर। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये सिस्टम है क्या। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि मैं अभी इसके आगे चर्चा करूंगा, फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस स्लाइड के आधार पर बताइएगा। ऐसा नहीं कि चोरी कर लीजिएगा, जितने लोगों को जानकारी है जरूर कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएं। अर्थात कहने का मतलब है एक या एक से अधिक दलों से संबंधित सांसदों का एक दल अपनी पसंद के सदस्यों का चुनाव कर सकता है यदि उसके पास अपेक्षित संख्या हो तो कहने का अर्थ और भी सरल शब्दों में हम कहें, एकल संक्रमणीय मतदाता एक ही वोट देता है, एक ही वोट देगा वो, किंतु वो कई उम्मीदवार को प्राथमिकता देता है, या हम इसे कह सकते हैं अपनी वरीयता देगा कि हम मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं चुनाव में, ठीक है ना। सिंपल सा समझिएगा, समझा दूंगा अभी। मान लीजिए कोई एक वोट देने वाला कोई आपको प्रत्याशी है, वोट दे रहा है अपना, क्योंकि विधायक वो पहले से है किसी विधानसभा में, तो ध्यान रखिए वो पहला वरीयता मान लीजिए इस व्यक्ति को दिया 1 नंबर, फिर दूसरा वरीयता दिया इसको, तीसरा वरीयता इसको दिया और चौथा वरीयता इसको दिया। तो जब इसका काउंटिंग होगा ना, तो मान लीजिए काउंटिंग में सबसे ज़्यादा संख्या किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। ऐसे ही अन्य व्यक्तियों का भी आएगा। तो मान लीजिए एक व्यक्ति के बाद या दूसरे का, मान लीजिए दूसरे का या तीसरे का, चौथे का, किसी का भी मान लीजिए इसकी संख्या आधा वोटिंग होगी, यह आगे बढ़ रहा है, तो देखा जाएगा जब इसका काउंट वरीयता जोड़ा जाएगा, जब यह हार साबित होगा इसका, मान लीजिए कम वोट पड़ा इसको, तो यह हारेगा ना, तो इसका वोट शिफ्ट हो जाएगा अगले वाले पर, जो दूसरा वाला है। अब ये हार जाएगा तो फिर इसका शिफ्ट हो जाएगा तीसरे वाला पर, जब यह हार जाएगा तो चौथे वाले पर शिफ्ट होगा। कहने का मतलब है कोई एक व्यक्ति का चयन इस प्रत्याशी के द्वारा मत संक्रमण में किया जाएगा। हालांकि प्राथमिकता के स्तर पर जब वोटों की काउंटिंग होती है तो जो प्राथमिकता दिए गए हैं, जो सर्वाधिक संख्या पाएगा वही मत दिया। यह जरूरी नहीं है कि एक का जो वरीयता दिया गया किसी के द्वारा, किसी विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुनाव में, तो वो जरूरी नहीं कि वही जीत जाए। वरीयता 4 वाला व्यक्ति ही जीत सकता है, क्योंकि अन्य लोगों ने इसे प्रथम प्राथमिकता दिया होगा। तो जो सबसे ज़्यादा मान लीजिए एक्स ने दिया ये वरीयता, पर उसके बाद जितने ए से लेकर आपको एक्स से पहले जितनी संख्या, उतने लोगों ने क्या किया है, मान लीजिए वो उसकी वरीयता अधिक है, तो इसके अनुपात में जिसने सबसे ज़्यादा वरीयता पाया होगा 1 नंबर, वही जीत पाएगा। मान लीजिए आपको 4 नंबर का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वरीयता पाया होगा, अर्थात 1 नंबर पर उसको वरीयता मिला होगा सभी सदस्यों से, तो वही जीत दर्ज करेगा, अन्यथा 3 को नहीं जीत पाएगा। समझ में आ गई बातें? तो यह शिफ्ट हो जाएगा, इसका मत इसमें शिफ्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ यही है।
अब वह बैलेट पेपर पर बताता है कि उसकी पहली वरीयता कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन वरीयता है। जितने प्रत्याशी होंगे उनको वरीयता के आधार पर वो चयन कराएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली वरीयता के वोटों की एक निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता होती है, जिसको पार करना आवश्यक है। तो इसके अतिरिक्त यदि पहले दौर के मतगणना में एक से अधिक उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त कर लेते तो विफल रहते तो दूसरे दौर की मतदान होती, तो वही शिफ्टिंग आपको दूसरे मत में करे जाएंगे, फिर तीसरा शिफ्टिंग होता है। तो इस तरीके से हालांकि आपको अभी वर्तमान में पहले दौर के ही सीटों में आपका चयन हो जाता जब उनका मतगणना होता है। तो अब राज्यसभा में नहीं होता है गुप्त मतदान, तो क्या होता है? तो राज्यसभा चुनाव के लिए खुली मत प्रणाली ओपन बैलेट सिस्टम लाया गया है, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफ़ी सीमित रूप से होता है। अब क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए ऐसी व्यवस्था अपनाई गई जिसमें प्रत्येक दल विधायक को मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है, जो उसको आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है संसद में। तो ध्यान रखिएगा, यह अधिकृत एजेंट उस बैलेट पेपर में देखता है कि हाँ तुम सही डाले हो ना कि नहीं डालो। इससे पहले पार्टी चाहे तो आपको ध्यान रखिएगा व्हिप जारी कर सकता है जब चुनाव होते हैं राज्यसभा का, ताकि अनिवार्य रूप से सभी सदस्य भाग लें। क्लियर है? इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, नियमों के अनुसार यदि विधायक द्वारा स्वयं दल के अधिकृत एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य दल के एजेंट को मत पत्र दिखाया जाता है तो मत क्या होगा? अमान्य होगा। अब जो अधिकृत किया गया एजेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर अपने पार्टी के द्वारा अगर उसको दिखाने के बजाय दूसरे को दिखाता है, दूसरी पार्टी के किसी एजेंट को दिखाता है, सोच के देखिएगा इसका मत क्या होगा? अमान्य हो जाएगा। अर्थात वही अधिकृत एजेंट को मत पत्र न दिखाना भी मत को अमान्य कर देता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अधिकृत एजेंट होता है जब चुनाव होता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे क्या नोटा का प्रयोग होता है। तो देखिए, नोटा का प्रयोग शुरुआती दौरों में करने की बात हुई थी, जब भारतीय निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 24 जनवरी 2014 से 12 नवंबर 2015 को 2 परिपत्र जारी किए, जिसमें राज्यसभा चुनाव में नोटा नोन ऑफ द एबव अर्थात नोटा के विकल्प के प्रयोग की बात की। पर 21 अगस्त 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश जो थे उसकी अध्यक्षता में जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसी एक वर्डिक्ट देते, एक क्या कहते निर्णय देते हैं, जिसके आधार पर वर्तमान में नोटा का विकल्प यहाँ पर आपको राज्यसभा चुनाव में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा जरूर हुई थी पर नोटा का विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया। पर ध्यान रखिए, लोकसभा के चुनाव में नोटा का विकल्प लोगों को दिया हुआ है, ताकि जो मतदाता है अपने चहेते के बिना अगर उनको लगता है कि हमको इसमें से किसी का पसंद नहीं है उम्मीदवारी, तो वो क्या कर सकता है? नोटा में डाल सकता है वोट। अब सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में कहा था इससे क्या होगा? नोटा डिफेक्शन अर्थात बढ़ावा मिलेगा, अर्थात भ्रष्टाचार के दरवाजे नए खुलेंगे, लोग बार्गेनिंग करना शुरू कर देगा। जब चाहेगा कि हम व्हिप जब जारी किया गया अनिवार्य पद्धति है, तो उसके अलावा भी वो क्या करेगा? नोटा डाल सकता है, जिससे सिस्टम है ना स्थायी सदन का जो प्रभावित होता है। इसलिए नोटा डिफेक्शन को आपको रोकने का यह प्रयास किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नोटा न सिर्फ प्रत्यक्ष चुनावों में लागू होना चाहिए, नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव, जितने प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें लागू करना। अर्थात कहने का अर्थ आपको लोकसभा और जो पंचायत के चुनाव होते उसमें आपको लागू करने की बात कही थी। तो 2018 का यह वर्डिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा अपने नाम के अनुसार राज्यों का एक सदन के तौर पर काम करता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जो राज्यों के लोग हैं उसके प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है, जिसमें 12 सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 238 सदस्य जो होंगे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं तो 2 आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे याद रखना है, जो मनोनयन होगा जो 12 सदस्यों का, वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे विशिष्ट संबंधों, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुए। उसके बाद खेल को भी जोड़ा गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस वर्ष खेल को जोड़ा गया।
मनोनयन के लिए, और सबसे पहले किनकी नियुक्ति हुई थी खेल के उपलब्धि के आधार पर। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और याद रखना आप लोगों को। संविधान के अनुच्छेद 80 में यह बातें तो कही गई है कि 250 निर्धारित होंगे, 12 और 238 होगी, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि होंगे। पर ध्यान रखिएगा वर्तमान में अभी कितना है, 245 है। ध्यान रखिएगा 245 वर्तमान में संख्या है, और जिसमें से 233 दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह 31/10/2019 से प्रभावी है। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पर ध्यान रखिए अभी कितना है, अभी संख्या 200 कितना दिखाया जा रहा था आपको, 200 अभी आंकड़े दिए जा रहे थे ना 233 की जगह। तो इसी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्य 245 का चयन होता है। ध्यान रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। वर्तमान में 245 ये राज्यसभा के वेबसाइट से है, इसे थोड़ा सा कवर कर लेना है। कुल निर्वाचन 250, कुल सदस्यों की संख्या 250, जिसमें 238 और 12 का कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ 12 और 238, ठीक है। एक वर्तमान की है 245, जिसमें 233 प्लस 12, आपको ये आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे टॉपिक पर आते हैं। जय शाह निर्विरोध चुने गए हैं आईसीसी चेयरपर्सन। तो यह बड़ी देश की उपलब्धि है। अब ध्यान रखिए यह अमित शाह के बेटे भी हैं। ध्यान रखिएगा भारतीय कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है, सचिव जो हैं उनको अब मंगलवार को निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी का अगला चेयरपर्सन चुना गया। 35 वर्षीय जय शाह सबसे कम उम्र के युवा आपको चेयरपर्सन है आईसीसी के। तो देखिए यह एक उपलब्धि भी हासिल करते हैं। तो पीटी फैक्ट के आधार पर इनको समझने की आवश्यकता है। यह दिसंबर 2024 में अपना पद ग्रहण करेंगे। वह न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कल की जगह लेंगे। तो कितना पीटी फैक्ट है आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। तीसरी बार चेयरपर्सन बनने से इनकार कर दिया है जिन्होंने ग्रेग बार्कल थे, तो अर्थात उससे पहले 2 बार चेयरपर्सन बन चुके हैं। जय चेयरपर्सन पद के नामांकन करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे और कोई उम्मीदवारी उठा ही नहीं, क्योंकि रुतबा भी एक अलग काम करता है ना। बीसीसीआई सबसे बड़ी आर्थिक बजट वाला बोर्ड है, तो कुछ चीज़ें सपोर्टिव भी हो जाती है। सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है। अब ध्यान रखिएगा 2019 में बीसीसीआई सचिव है 2019 से। अब वह अगले महीने अक्टूबर में होने वाले बोर्ड में वार्षिक आम बैठक में सचिव पद से इस्तीफा देंगे। तो भारत का नया एक बीसीसीआई सचिव मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 5वें भारतीय होंगे जो आपको इसके लिए चयन इनका होगा आईसीसी में। तो ध्यान रखिएगा इसके पहले कौन कौन थे। पहले एन श्रीनिवासन, ध्यान रखिए 2014-15 के लिए शशांक मनोहर, 2016-20 फिर उसके बाद स्वतंत्र चेयरपर्सन बने, जबकि जगमोहन डालमिया और शरद पवार आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो ऐसे 5 व्यक्ति होंगे जो आईसीसी में जिनका चयन होगा। देखिए इनके बारे में कुछ उपलब्धियां दिया गया है जिसको एक नज़र आप लोग जरूर देख लीजिए, कहीं ना कहीं पीटी फैक्ट में आपको प्रश्न पूछेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका देशों के साथ रिश्तों पर भारत का नया फोकस है। देखिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबली जिस तरीके से बात कर रहा है, अपनी विदेश नीतियों की बात कर रहा है, अभी 2-3 कारणों से याद रखना है। ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है, ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट। और यह मैंने पहले भी बता रखा है कि ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश आते हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट बता दीजिएगा ग्लोबल साउथ के देश कौन कौन से हैं। तो G20 के बैठक में जब भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों को महत्ता दी, अफ्रीकी यूनियन की महत्ता दी, तो जिसके साथ भारत के संबंध और भी इन राष्ट्रों के साथ बेहतर हुए। इसी में लंबे अरसे के भारत एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ अपने रिश्तों को विशेष ध्यान दे रहा। भारत यात्रा पर आए ब्राज़ील के विदेश मंत्री मोरो इवेरा के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर मुलाकात करते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा इस महीने विदेशी राज्य मंत्री पवित्र मार्टिरिका ने इस क्षेत्र में पनामा, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और डोमिनिकन रिपब्लिक की यात्रा की थी। ये सब याद रखना पीटी फैक्ट के तौर पर। कुछ चीज़ें और याद रखना। भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक के बाद जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, बायोफ्यूल, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष, कनेक्टिविटी जैसे सहयोग की बात की है। तो इस तरीके से हम नए क्षेत्रों के साथ नए उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वैश्विक मुद्दे में ब्रिक्स IBASA अर्थात भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का संगठन G20 की चर्चा के केंद्र था। इस बार G20 की बैठक कौन कर रहा, अगुवाई करेगा आपको ब्राज़ील करेगा। इससे पहले भारत ने कर रखा है। तो इस तरीके से और भी
मुद्दे बढ़े रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा G20 का बैठक कब होगा, 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील में होगा। तो पीटी फैक्ट याद रखना, ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से कवर करना है। इस पर विस्तृत नोट आपको दैनिक जागरण जल्द ही देगा, मुझे पता चला है, तो आपको मैं उसी समय चर्चा इसका विस्तृत कर दूंगा, क्योंकि अभी 2-3 बैठकें और होंगी तो कुछ नए चीज़ उभर कर आएंगे, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। जब इसका लेख आ जाएगा ना, लेख आ जाएगा उसके बाद हम विस्तृत चर्चा इस पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तब तक मुझे बताइएगा आप लोग ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, 5+ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, IBSA कौन संगठन का, इसका गठन कब किया गया, इसका अध्यक्ष कौन है, G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था भारत में, उसकी G20 देश कौन से देश हैं, उसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहा है, आपको ये सब चीज़ें बतानी है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए इसका हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट जो की नोट्स आपको प्राप्त करना है तो आपको 599 रुपया ईयरली पैकेज के साथ आप दे सकते हैं। ध्यान रखिए इसके साथ आपको डेली MCQ, आपको क्या कराया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता है, प्लस वीकली टेस्ट आपको कराया जाता है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसका अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। आपका जितने भी करंट के कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। डेली विस्तृत हम चर्चा करते हैं, करंट प्लस का कोर पॉइंट, तो आप दोनों चीज़ों से महत्वपूर्ण रूप से लाभ ले सकते। इसके अतिरिक्त आपको 70 BPSC के टारगेट बैच आपको लॉन्च किए गए। अब हम लोग 1 अगस्त से 25 सितंबर का टारगेट रखें, डेट कुछ बढ़ेगा तो उसके अनुसार काम किया जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको जनरल साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। देखिए पहले हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, अभी मैं कुछ दिनों से बंद किया, फिर से स्टार्ट करूंगा, पर ध्यान रखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी की क्लासेज आपको 2 दिन के बाद से उपलब्ध हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए 3 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, तो इसके लिए हम लोग टीम बिल्डअप में लगे हुए थे, तो लगता है जल्द ही सभी लोग जुड़ जाएंगे, तो आपको लाभ इससे मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे हम। फाउंडेशन बैच के लिए आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको चीज़ें कराई जाएंगी। यह 2 वर्ष का आपको प्रोग्राम है, जिसमें 1.5 वर्ष हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, 0 से लेकर हाई तक लेवल तक की सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। साथ ही 6 माह जो बचेगा उसमें केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी मेंस पीटी के लिए। इसके साथ क्लास के साथ जो टेस्ट होता है, MCQ टेस्ट होता है, वो तो आपको उपलब्ध होगा ही। तो जो भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट करिएगा, बात करिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। ई-साक्ष्य के लिए बने ऐप में 4 मिनट से अधिक की रिकॉर्डिंग सुविधा नहीं है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले ई-साक्ष्य क्या है इसे देखिएगा। नए कानूनों में डिजिटल साक्ष्य को महत्व दिया गया है। ई-साक्ष्य का संकलन विवेचनाधिकारियों को करना है। उन्हें अपने मोबाइल पर ई-साक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लॉगिन ID में पासवर्ड बनाना है। लॉगिन करने पर घटना स्थल की रिकॉर्डिंग, शिकायतकर्ता, आरोपितों और गवाहों को बयान के वीडियो को रिकॉर्डिंग करनी है। यह रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार के डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाती है। इसे कभी भी और कहीं भी देखा जा सकता है। न्यायालय में यह साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ई साक्ष्य जो अब नए कानून के तहत लिए जाएंगे वो न्यायालय में एक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रदेश में लगभग 25,000 विवेचन अधिकारी अभी सभी में लॉगिन पासवर्ड नहीं बने। कहने का मतलब देश भर में जुलाई में जो नए स्वरूप प्रभावित किए गए 3 कानूनों का, तो वो 3 कानून कौन कौन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। 3 कानून को लागू किया, जिसमें ई साक्ष्य को क्या किया, प्रावधान को शामिल किया, जिसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा बनाए गए ऐप में एक अड़चन आई है जिस पर सुधार चल रहा है। ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें आपको ई साक्ष्य व्यवस्था लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, तो पीटी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ से ई साक्ष्य व्यवस्था लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पीटी फैक्ट याद रखना है कि इस तरीके से ई साक्ष्य के संदर्भ में चीज़ें उभर कर सामने आई है। स्क्रैप सर्टिफिकेट से नए वाहन के 3% छूट दी जाएगी। इस चीज़ को समझने का प्रयास किए। एक स्क्रैप नीति लाई गई थी, आपको ध्यान रखिए। वित्त मंत्री 2021-22 में आम बजट में सीतारमण जी के द्वारा घोषित वाहन स्क्रैप नीति के तहत अब ग्राहकों को कुछ छूट मिलने की स्थिति बनी है। अब ऑटोमोबाइल कंपनियों उन ग्राहकों को 1.5 से 3% छूट देने की घोषणा की जो अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने के सर्टिफिकेट देंगे, अर्थात नई गाड़ी लेने से पहले पुरानी गाड़ियों का जो सर्टिफिकेट देगा उसको अतिरिक्त 3% तक छूट मिल सकता है। ये बातें की गई है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब ये सब चीज़ें हो रही उभर, इससे लाभ यह होगा स्क्रैप नीति और भी बेहतर तरीके से क्या होगी, लागू होगी। लोग पैसे के छूट प्राप्त करने के लिए अपनी क्या है, अपनी
नीतियों को अनुसरण करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में वाहन के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से कानून लाए, पहल किए हैं, तो वाहन स्क्रैप नीति, जिसे राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति कहते हैं, 2020-21 में 21-22 में गो इन इलेक्ट्रॉनिक्स अभियान चलाया गया। फेम इंडिया योजना चरण 2 चलाया गया। दिल्ली के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी नीति 2020 लागू की गई। हाइड्रोजन ईंधन सेल्स आधारित बस और कार परियोजना लागू की गई। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आपको मिशन 2020 चलाया गया, तो जो वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण में बच्चों के मौत का खतरा 120% बढ़ गया है। तो देखिए, भारतीय जिलों में राष्ट्रीय मानक से अधिक वायु प्रदूषण की वजह से यह सभी वर्ग के आयु वर्ग के लोग मौतों के जोखिम बढ़ गया। एक अध्ययन के आधार पर जोखिम नवजात शिशुओं के यह जोखिम 86%, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए 100 से 120%, वयस्कों के लिए 13% बढ़ा है। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, स्थिति खराब करती है। मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा यह जो एक दल बनाया गया, 700 अधिक जिलों में सूक्ष्म कण PM 2.5 का संबंधित प्रदूषण का अध्ययन का स्तर किया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा PM 2.5 क्या होता है। अब है कि यह जो सर्वेक्षण लाए गए, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें दौर और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक में लिया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, नए कॉन्सेप्ट आए हैं जिसके आधार पर यह चीज़ें आपको आई कि यह खतरनाक है। अब इसके अतिरिक्त देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मैदानी इलाकों और मध्य निचले क्षेत्रों में मध्य भारत के जिलों में स्वच्छ ईंधन और घरों में अलग से रसोई घर का उपयोग कम होता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फसल अवशेष और गोबर के साथ उपलब्ध ईंधन के रूप में जलाने लायक लकड़ी उपलब्ध है। इसी तरीके से यह प्रदूषण और भी बढ़ जाता, और भी समस्या क्रिएट कर देता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वायु प्रदूषण के लिए हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम, वायु कार्यक्रम क्या है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जनवरी 2019 में यह लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसके तहत भारत एक समयबद्ध कमी लाने लक्ष्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर काम करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया। उसके बाद प्रथम प्रयास यह था, अगले 5 वर्ष अर्थात 2019 से अगले 5 वर्ष तक हम क्या करेंगे, जो माइक्रो व्यास वाले 10 माइक्रोमीटर उससे कम PM10 के कण पदार्थ, महीने कम 2.5 माइक्रो PM 2.5 और माइक्रोन्स वाले संकेंद्रन को कम से कम 20% कटौती करेगा, जिसका आधार वर्ष 2017 होगा। तो यह याद रखना है, PM 2.5 और PM10 का आधार वर्ष क्या रखा गया है, 2017, जिसमें हमको क्या कम करना, वर्तमान का 20% कम करना। यह बातें की गई अगले 5 वर्ष में, अर्थात 24 के अंतिम दिनों तक यह लागू रहेगा। इसके बाद नीतियां फिर से आएंगी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में 132 गैर प्राप्ति शहरों वाले शहरों को शामिल किया, जिसकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया था। अब नोट याद रखना, इसके अतिरिक्त गैर प्राप्ति शहर जो है वे शहर है जो 5 वर्षों से अधिक समय में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों अर्थात नेशनल एविएशन एंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में विफल रहे। उन शहरों को 132 शहरों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता जो है प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जो CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में वायु गुणवत्ता का मानक तय किया गया, जिसके आधार पर चीज़ें की जाएंगी। अब है कि NAAQS के तहत प्रदूषकों की सूची में कौन कौन है, PM10 है, PM 2.5 है, SO2 है, NO2 है, CO, NH3 है, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपेराइन, आर्सेनिक और निकेल शामिल किया गया। तो इस तरीके से कुल कितने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक में यह दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए है। तो यह दैनिक है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन यह सूचकांक जारी होता है। यह उन स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित जिन्हें कोई भी व्यक्ति प्रदूषित वायु में सांस लेने के लिए कुछ घंटे या कुछ दिनों के भीतर अनुभव करता है। AIQ के तहत 8 वायु प्रदूषक शामिल किए, जिसमें भूस्तरीय ओजोन की बात होती, PM10, PM 2.5, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपको अमोनिया और लास्ट में सीसा, याद रखें लेड। पर ध्यान रखना है, नोट याद रखना है, ओजोन परत जो भूस्तरीय ओजोन का अर्थ होता है ओजोन और एयरबोर्न पार्टिकल्स, 2 ऐसे प्रदूषक है जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते उत्पन्न करते हैं। तो आपको इस तरीके से कुछ चीज़ें याद रखनी। उसके बाद हम सफ़र का याद रखेंगे, वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान अनुसंधान प्रणाली जिसे हम सफ़र बोलते हैं।
द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसे सफ़र कहते हैं। इसके तहत ध्यान रखिएगा, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा महानगरों के किसी विशिष्ट समय समग्र प्रदूषण का क्या करता है, स्तर का वायु गुणवत्ता को मापने का पहल, एक राष्ट्रीय पहल है। यह पुणे द्वारा विकसित किया गया है, जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है उसके द्वारा। पूर्णतः यह स्वदेशी प्रणाली जिसके तहत इसका हम आकलन करते हैं, भारत के मौसम विभाग द्वारा इसको किया जाता है, आकलन किया जाता है। ध्यान रखें, इनके तहत प्रदूषकों को शामिल किया गया है। तो इसमें PM 2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्यूलिन, जाइलिन और मरकरी को शामिल किया जाता है। इसके तहत कुल कितने प्रदूषकों को शामिल किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, मैं बार बार इन सब चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ चीज़ों को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बार बार एग्जाम में आने के चांसेस, उसको अच्छे से आप लोग याद कर लें, रिवाइज कर लें। अब सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, यह ठीक है ना। तो चलिए 2024-25 में प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आपको तहत 3 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है 24-25 के वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष जो चल रहा है तो 3 करोड़ रखा है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्रधानमंत्री 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत से आज इस योजना का 10 वर्ष पूरा हो गया। अब ये चीज़ें ध्यान रखिए, उपलब्ध नहीं है, उनको खाता प्रत्येक वयस्क को खोला जाएगा। अब इस साल 14 अगस्त तक जन धन खाते कितने थे, 13 करोड़ आपको बैंक खाते आपको खोले जा चुके थे, जिसमें 29.56 करोड़ बैंक खाते सिर्फ महिलाओं के थे। तो सोच के देखिए, महिलाओं का वित्तीय समावेशन हो रहा है। देखिए, बैंक में खाता खोलना आपको क्या है कि वित्तीय समावेशन के लिए लोग क्या करते हैं, समावेशन के प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिसमें एक आप क्या होंगे, संस्थागत ढांचागत आपको बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ते हैं, आपको ऋण का उपलब्ध एक ढांचागत व्यवस्था से मिलता है, आप सूदखोरों से दूर होते हैं, मुनाफाखोरों से दूर होते हैं। आपको क्या होता है, विभिन्न योजनाएं डायरेक्ट DBT योजना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। तो ये सब लाभ है खाता खोलने से। इसको आम तरीके से नहीं सोचना है, पैसा नहीं तो सर खाता खोल के क्या करेंगे। खाता खोलने से बहुत लाभ है, आपको वित्तीय समावेशन होगा, आप बचत की प्रक्रिया में शामिल होंगे, बचत करने का इच्छा होगा, आपको जो पैसे उसके लिए सरकार, आपके जो पैसे लेन देन हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार के दौर पर नहीं चढ़ेंगे, भ्रष्टाचार के जो तराजू उस पर नहीं चढ़ते हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि खाते जन धन योजना, कितना क्रांति आया उसके बाद, पहले खाता खोला गया, उसके बाद UPI सिस्टम लाया गया। आज ऑनलाइन में हम विश्व के सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने वाले देशों की सूची में आते हैं। अगर ये खाते नहीं होते तो क्या आप सभी लोग UPI कॉन्सेप्ट अपना पाते हैं इतना जल्दी? UPI सिस्टम अगर नहीं सही होता तो क्या हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सही तरीके से कर पाते? इसलिए हर एक दूसरे का कड़ी है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बीच में आपको क्या कहें, मौद्रीकरण किया गया, पैसे को रोका गया, अर्थात कहने को 2000 से अधिक रुपये का जो नोट था उसे बंद किया गया, रीजन उसके पीछे रखा गया। तो ध्यान रखिएगा क्या रीजन था, आपको पुराने 500 के नोटों को बदला गया, रीजन उसके पीछे कि जो पहले के पुराने रुपये उसको चलन से बाहर किया जाए, नए पैसा। फिर इसके बाद ई-वॉलेट सिस्टम लाया गया, जिसके तहत हम वॉलेट लाएंगे जिसमें पैसे के आकार का, आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट में बता रखा पहले। तो आपको ध्यान रखिएगा, ई पैसे दिए जाएंगे जिसके माध्यम से इसी खाते का प्रयोग आप कर सकेंगे। तो आप एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को जन्म देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। हैजा के लिए भारत बायोटेक बनाएगा ओरल वैक्सीन। तो ध्यान रखिएगा, इस PT फैक्ट को याद रखना है, जब बनेगा इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, हैजा के लिए वैजा वैक्सीन और जो है वो वैक्सीन मांग कितना है, 10 करोड़ से खुदरा से अधिक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, लगातार इस पर रिसर्च चल रहा है, आपको इससे चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम बस याद रखना है कि जो भारत बायोटेक है वो इस पर काम कर रहा है। PT फैक्ट में कहीं पूछ दिया तो याद रखना है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट बता देने हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता का समय आ गया, ऐसी बातें लगातार हो रही है, अर्थात समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात। इस पर मैं शुरुआती दौर में ही चर्चा कर रखा है, जो पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं। मैं बस आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ कि जब हम पंथ निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, तो अधिकारों से अधिक आपको क्या होना चाहिए, नैतिक या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए आपके व्यक्तित्व में।
मैं क्यों यह बोल रहा हूँ कि राष्ट्र का निर्माण आपके या हमारे आपसी हितों के लिए नहीं हुआ है ना, वो सामूहिक हितों के लिए हुआ, सामूहिक हितों के लिए हुआ। आपका व्यक्तिगत कानून क्या कहता है, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है, यह राष्ट्र के निर्माण के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू रखता है सामूहिक हित क्या है, सामूहिक उद्देश्य क्या है, सामूहिक सुदृढ़ीकरण क्या है। हाँ, उसमें एकमात्र कारण आप बन सकते हैं, एकमात्र कारक बन सकते हैं, आप संपूर्ण कारक उसका नहीं बन सकते, इस चीज़ को समझिएगा। इसलिए जब देश में नागरिक संहिता की बात होती तो सभी धर्म, सभी पंथों के समान व्यवहार की बात की जाएगी, समान व्यवहार की बात की जाएगी, समान आचरण की बात की जाएगी, समान नैतिक दायित्व की बात की जाएगी। अब यहाँ समझने की बात है आपको यहाँ होगी ना कि समान नागरिक संहिता आएगी तो 2-3 चीज़ें याद रखें। आपके जो पर्सनल लॉ है वो प्रभावित होंगे, तो ध्यान रखिएगा। इनसे ज़्यादा दिक्कत मुस्लिम वर्गों को इसलिए हो रहा है, कहा जा रहा है कि उनके शरिया लॉ प्रभावित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो शरिया लॉ लाए गए हैं वृहद रूप से आपके इष्ट के प्रति वफादारी की बात करता है, पर समय के साथ आपको यह समझना होगा राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा, जो हमारे बाहर आसपास की चीज़ें उभर कर सामने आ रही है, उसके लिए हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक निर्णय पर लेकर चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए ध्यान है, ये सब बेसिक नीड्स आपको इसके लिए है। तो आगे हम बात करेंगे इसी में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बड़ी बड़ी घोषणाएं करते आए हैं, जिसमें सेकुलर सिविल कोड की उल्लेख किया, संविधान सिद्धांतों के उच्चतम न्यायालय निर्देशों के अनुरूप ऐसी संहिता बनाई, उसका रेखांकित करना भी उतना ही है। ऐसे बात 1955 में नेहरू सरकार ने उस कानूनी को सुधार की और था, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय को तो अपने दायरे में ले लिया, मगर मुस्लिम सहित कुछ समुदायों को छोड़ दिया। हिंदू पर्सनल कानून के परिवर्तन के पीछे नेहरू सरकार की मंशा इन कानूनों को संहिताबद्ध करने की थी। जहां यह काम तेजी से हुआ, वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर, जो आपको आर्टिकल 44 के तहत आपको पहले से ही संविधान में लागू है। तो ध्यान रखिएगा, जब संविधान निर्माता इस मुद्दे पर आते हैं तो वो भविष्य के लिए इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। समय परिस्थिति के आधार पर भविष्य हमारा निर्धारण करेगा इस कानून के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, जब डिबेट हुआ था तो बहुत बृहद डिबेट हुआ था संविधान सभा में, पर इसका निर्णय कि यह लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसके लिए आपको भविष्य के जो निर्माता होंगे उसके लिए छोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारा दायित्व है कि हम उन संकल्पों को भी पूरा करें जिसमें इस पर चर्चा परिचर्चा हुई थी। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम नेहरू सरकार की भूल थी, यदि देश में संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना है तो यह भूल को सुधारना होगा। अब देखिए, सभी लोग अपने अपने विचार है, इनके विचार के आधार पर, मजहब के आधार पर देश के रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत के पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र की राह चुनी। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बहुसंख्यक हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे धर्मों के अनुयायियों की सहमति थी। भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं आया क्योंकि हिंदू धार्मिक राज्य में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व सुनिश्चित करना चाहिए था कि उन्हें भारत में रहने को तरजीह दी। विशेषकर मुस्लिम समुदाय वे उन उदारवादी मूल्यों के आत्मसात करें जिन्होंने अपनी मजहबी परंपराओं से ज़्यादा प्यारी थी, उनके लिए सरहद पार करके नव सृजित इस्लामिक देश जाने का विकल्प खुला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, उन मुसलमान वर्गों को भी आपको समझना होगा कि आपने यह निर्णय क्यों नहीं लिया था कि हमको कट्टर जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट देकर इस्लाम देश बनाया गया, उसमें आपने नहीं गया था। क्यों नहीं गया था, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता। आप एक खुले विचार के लोग थे, आपको यह समझे थे कि भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप हमारे लिए ज़्यादा हितकारी होगा, न कि वो राष्ट्र। तो आपको यह समझना होगा कि आपकी सामूहिक उत्तरदायी अधिक है, हिंदू या अन्य धर्म पंथों के विनस्पत आपका दायित्व अधिक है। कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि भारत का राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। बातें तभी उभर कर सामने आती है
23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44, अब अनुच्छेद तब यह अनुच्छेद 35 हुआ करता था, पर बहस हुई थी, जिसमें विरोध में शुरुआती बहस में आरंभ करने वाले मोहम्मद इस्लाम साहिब का वक्तव्य से ही हो गई। उन्होंने कहा कि पर्सनल कानून का पालन एक मूल अधिकार है। मजहब अली बेग जो साहिब बहादुर की और बी पोकर साहिब बहादुर ने इन्हें सहमति जताई। वी पोकर साहिब जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि यूसीसी के दमनकारी प्रावधान आपको है इसमें, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हुसैन इमाम और नसरुद्दीन अहमद भी विरोध इसके किए, एक मुहिम शामिल हो गई। इस प्रकार समान नागरिक संहिता मुद्दे पर उस दिन जितने भी मुस्लिम सदस्यों ने अपनी बात रखी, सभी ने इसका विरोध किया। के.एम. मुंशी ने इसका प्रतिवाद किया। भारत में खोजा और कच्छी मेनन वर्ग भारी असंतोष था, उन पर शरीयत कानून लागू थे। मुंशी ने पूछा तब अल्पसंख्यकों के अधिकार कहाँ थे, अर्थात कहने का मतलब उनके वर्ग के अंदर भी कुछ जो आपको अन्य अल्पसंख्यक हमारे देश में, उनके अधिकार कहाँ हैं। तो आपको मैंने कल भी बताया कि अल्पसंख्यक का अर्थ नहीं है कि केवल मुस्लिम है, इसके अर्थ में ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है। तो क्या अल्पसंख्यक सारे अधिकारों का वहन यही करेंगे कि जो मुस्लिम वर्ग है, या अन्य को भी वहन करने का अधिकार है? तो जब वन पर हम लगाए हुए शरीयत आपको एक कानून समान नागरिक संहिता के कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हैं, तो इनको भी लागू कराना होगा, और नहीं तो आपको सबको छुड़वाना होगा। तो क्या देश की अखंडता सुनिश्चित रख पाएगी? इसे सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, हम उन कानूनों को, उन विधियों को अलग कर सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको अलग व्यवहार करने की व्यवस्था देता है। हम विकल्प ढूंढ सकते हैं, हम तलाश कर सकते हैं नए विकल्पों की। इसका मतलब यह नहीं कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः खारिज कर दिया जाए केवल क्योंकि आपको अपने इष्ट के प्रति वफादारी करनी। वफादारी जरूर कीजिए, वफादारी ईमान के साथ होनी चाहिए, वफादारी आपके नए व्यक्तित्व के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि आप दूसरे के अधिकारों का हनन इसी संदर्भ में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप उन मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं जो संविधान ने हमें दिया है, अन्य लोगों को दिया है। इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि उनका आशय इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो शरीयत कानून का मानने में मजहब है, इस तरीके से आपको लागू होते हुए दिखता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर यही सब बातें आपको यहाँ देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं 139 की, 1937 की, तो कुल मिलाकर सभी बातें यही उभर कर सामने आएगी। तो यह लेख इसी प्रकार के आपको पंथ निरपेक्ष कॉन्सेप्ट को लागू करता है। 80% अधिक जो संहितावाद पर्सनल कानून के दायरे में लाए जा चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता होगी। हमें पूर्ण निर्धारण करने की आवश्यकता होगी, पूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी जो देश को सशक्त, मजबूत और समृद्ध बनाए। कुल मिलाकर यही बातें इस पंथ में आपको पंथ निरपेक्षता नागरिक संहिता में तहत लागू होती। चलिए फिर कल हम मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।